मुंबई शहर सबसे ऊंची बिल्डिंग में बने केबिन की खिड़की के सामने एक लड़का सूट वूट पहने हुए है और अपनी वॉच की ओर देखकर फिर वो खिड़की के पास खड़े होकर वो खुद से ही बात करने लगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने कशिश का हाथ अभिनव के हाथ में सौंप दिया था। उस वक्त मेरी जो हालत थी इसे मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हो, लेकिन कशिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपने सारे दर्द भूल गया। मैं आज भी उसे अपने दिल की गहराइयों से भी ज़्यादा चाहता हूँ। कैसे भूल जाऊँ उसकी बातें, जिस बातों में हर वक्त मेरा जिक्र होता था। वो हंसकर कहती थी, तुम हो ना मेरे पास तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसे उस वक्त ही छोड़कर चला आया। उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था मैं। 4 साल पहले समुद्र किनारे खड़ा 24 साल का एक लड़का, जो देखने में बड़ा ही मासूम सा था। चेहरे की स्माइल को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वो हर शाम को समुद्र किनारे खड़ा होकर घंटों निहारते रहता और खुद से ही बातें करते रहता। उसकी इसी आदत से परेशान उसके बचपन का दोस्त जग्गू उसे लेने आया था। समुद्र के किनारे खड़े उस लड़के को जोर से आवाज लगाते हुए बोला, शिवा, अरे ओ शिवा, क्या कर रहा है तू? घर जाना है या नहीं, या फिर सारी रात यहीं गुजारने वाला है? तुझे ढूंढने के लिए हर रोज मुझे यहाँ लेने के लिए आना पड़ता है। अब चल भी, अम्मा जी गुस्सा करेंगी और खाने को भी नहीं देंगी। वो सड़क पर आते ही धड़ाम से गिर पड़ा। उसे गिरते हुए देखकर उसका दोस्त जग्गू जोर जोर से हंसने लगा। वो लड़का अपने दोस्त को हंसते हुए देखकर बोला, जग्गू के बच्चे, मैं यहाँ गिर गया और तू अपनी बत्ती सी दिखाकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। चल हाथ दे अपना और मुझे उठना है। उसका दोस्त उसे उठाने में उसकी मदद करता है और वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या यार जग्गू, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पहले बाबा के साथ आता था और उनके साथ बैठकर उनकी और माँ की प्रेम कहानी को सुनता था। बहुत लगाव है मुझे इस जगह से। माँ के जाने के बाद बाबा ही हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। कभी कभी सोचता हूँ अगर बाबा नहीं होते तो मैं कैसे रहता। अच्छा जग्गू, बाबा भी बहुत गुस्से में थे क्या? जग्गू थोड़े उदास स्वर में बोला, तू भी ना यार, मुझे इमोशनल कर दिया। काका तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और एक इंसान और जो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। वो उसकी ओर देखते हुए दौड़कर उसकी साइकिल पर बैठते हुए बोला, जल्दी कर जग्गू, कशिश मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे घुमाने ले जाऊंगा। अगर नहीं ले गया तो पता नहीं क्या करेगी वो। अरे क्या करेगी? और तू उससे इतना डरता क्यों है? और उनके बारे में बात होते ही तुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो उसके साइकिल की घंटी को बजाते हुए बोला, जग्गू कब तक ये पुरानी साइकिल लेकर भागता रहेगा? अपने बाबा से कहकर मुझे बाइक दिला दे, तब दोनों यार घूमेंगे एक साथ बैठकर। और कशिश को जब भी मैं घुमाने ले जाऊंगा तो तुम्हारी बाइक पर ले जाऊंगा। उसे अपने पीछे बैठाकर मस्त मलंग बाइक पर सवार होकर हवाओं से बातें करते हुए ले चलूंगा। वो उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर वो मायूस होकर बोला, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू इस तरह मुझ पर हंस रहा है? तेरी बातें सुनकर बेवकूफ़, कहाँ तू और कहाँ कशिश मैडम? उन्हें बाइक पर घुमाएगा? इतने बड़े बड़े सपने देखने का हक हम गरीबों के पास नहीं है शिवा। हम गरीब हैं और अम्मा कहती हैं, गरीब को अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने का हक नहीं होता है। और बड़े लोगों की बातें हमेशा गरीबों को हजम भी कहाँ होती हैं। शिवा मुस्कुराते हुए, अच्छा चल मेरे यार, ये लेक्चर देना बंद कर। कल क्या है पता है ना तुझे? गणपति उत्सव। इस त्योहार को हम सब जमकर मनाते हैं। गणपति बप्पा ही तो हैं जो हम सब गरीबों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। चल अब जल्दी से स्पीड बढ़ा अपनी साइकिल की। बातें करते हुए दोनों एक शानदार बड़े से बंगले के बाहर अपनी साइकिल को रोकते हैं। बंगले के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, चौहान हाउस। जग्गू डरते हुए शिवा से कहने लगा, शिवा तू अंदर जा, मैं बस्ती जा रहा हूँ, लेकिन कल बप्पा के पूजन के पहले आ जाना। जग्गू अपनी साइकिल से चला जाता है। शाम के 7 बज रहे थे। शिवा के बाबा सर्वेंट क्वार्टर में इधर उधर घूमते हुए अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रहे थे, कितना नालायक हो गया है ये लड़का, एक बात भी मेरी नहीं सुनता है।
अब पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया है। वो दरवाजे से अंदर आता है और दोनों कानों को पकड़े हुए बोला, बाबा आज का दिन आप कैसे भूल सकते हैं? आज माँ का जन्मदिन था, इसलिए उनकी याद बहुत ही ज्यादा आ रही थी। अब माँ का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? आप ही तो कहते हैं ना कि वो हम सबके बीच ही हैं, कहीं नहीं गई हैं। आपके दिल में अब भी वो जिंदा है याद बनकर। उसकी मायूस चेहरे को देखकर उसके बाबा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, आज मेरी अलग का जन्मदिन है। पिछले 25 सालों से मैं ये दिन कभी नहीं भूला। आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। वो सामने होती तो मुंह फुलाकर कहीं कोने में खड़े होकर रूठी रहती और मैं उसे मनाने के लिए क्या क्या करता, यही सोचकर मैं हैरान हो रहा हूँ। लेकिन ये सब छोड़, तुझे अम्मा जी के गुस्से से बचाने के लिए मैं ये खाना ले आया। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। शिवा खाना खाकर अपने घर की खिड़कियों के पास खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसके बाबा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगे, क्या सोच रहा है तू? यही ना कि आज तेरी माँ का जन्मदिन है और मैं ऐसे मौके पर कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन पर केक जरूर काटूंगा। तू जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो तेरा जन्मदिन भी अमीरों की तरह मनाएंगे हम, लेकिन इसके लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी करनी होगी तुझे। शिवा तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आज भी चुप है तू? वो अपने बाबा की ओर बिना देखे ही बोला, बाबा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, और आपका सपना भी पूरा करूँगा बहुत बड़ा आदमी बनकर। तब तो कशिश को अपने साथ घुमाने ले जा सकूँगा, कोई कुछ कहेगा भी तो नहीं ना। वो उसके भोलेपन को देखकर इनकार करते हुए बोले, ऐसे ख्याल अब अपने मन में कभी मत लाना। वो हमारे मालिक की बेटी है शिवा, बहुत सारे एहसान किए हैं उन्होंने हम पर। इतने बड़े लोग नहीं हैं हम, और न ही कभी होंगे कि कशिश मैडम को तू अपने साथ घुमाने ले जाएगा। वो चांद हैं और हम जमीन पर रहने वाले आम इंसान, उनकी और हमारी कभी बराबरी नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा, दोस्ती बराबरी वालों में थोड़ी ही ना होती है। वो मेरी दोस्त है, दोस्त से बढ़कर बचपन से लेकर आज तक वही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और दोस्ती में कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, काका आप इस डफर को 2-4 बातें और सुनाओ मेरी तरफ से भी। आज शाम से मैं इसे ढूंढ रही हूँ, कहाँ था ये? शिवा की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और वो उसकी ओर बड़े ही प्यार से देखने लगता है। पिंक कलर के सूट को पहने हुए चेहरे की मुस्कान और मासूमियत को देखकर कोई भी लड़का अपना दिल दे बैठे। वो दरवाजे के अंदर आने लगी और शिवा की ओर देखते हुए बोली, डफर आज काकी माँ का जन्मदिन है, सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं उन्हें विश करने के लिए। ले पकड़ इसे। वो शिवा के हाथों में केक के डिब्बे को रखकर शिवा की माँ की तस्वीर के सामने आकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, काकी माँ आज फिर देर हो गई, लेकिन मेरी वजह से नहीं बल्कि इस डफर शिवांश की वजह से। मैं तो सुबह से ही आपको विश करने के लिए आने वाली थी, पता नहीं क्या हो गया इसे, आजकल मुझसे मिलता भी नहीं है और कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता है। सॉरी आपको विश करना भूल गई। हैप्पी बर्थडे काकी माँ। वो केक का डिब्बा उसके हाथों से लेकर कैंडल को जलाकर वो शिवा के बाबा के पास आकर बोली, बाबा कैंडल बुझाइए और केक कट करिए। वो चौंकते हुए बोले, क्या मैं? हाँ काका आप। चलिए जल्दी कीजिए। उसके बाबा कैंडल बुझाकर केक काटने लगे। कशिश मुस्कुराकर बर्थडे सॉन्ग गा रही थी, लेकिन मेरी नज़रें अभी भी उसी पर थीं। उसकी मासूमियत भरी चेहरे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम शिवा है, शिवांश नहीं, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। वो उसके मुंह में केक डालते हुए बोली, शिवांश तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तभी बाहर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, शिवा कहाँ मर गया तू? शाम से तेरी राह देख रही हूँ, जैसे कोई कलेक्टर हो। कहाँ मर गया तू? कशिश और शिवा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शिवा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओह तेरी तो, मैं तो भूल ही गया, अम्मा जी ने मुझे किसी काम से बुलाया था। चल कशिश जल्दी, आज तो मेरी बाट लगने वाली है और तेरी क्लास। फिर दोनों दौड़ते हुए आंगन में हॉल की तरफ जाने लगे। दोनों दोस्त दौड़ते हुए हॉल की तरफ आ ही रहे थे, तभी शिवा कशिश की ओर देखते हुए बोला, कहीं अम्मा जी को पता तो नहीं चल गया ना कि तू सर्वेंट क्वार्टर में आई थी? कशिश तू ना मेरे साथ मत आ, नहीं तो अम्मा जी का गुस्सा तुझ पर ही उतरेगा।
तू बाद में आना। लेकिन शिवांश, मैं तुझे ऐसे अम्मा जी का गुस्सा झेलने नहीं दे सकती हूँ। मुझे तो आदत है उनके गुस्से की, लेकिन अगर उन्होंने तुझे कुछ बोला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात मान ले। वो वहीं आंगन में रुकते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, तू ही जा पहले। शिवा डरते हुए अम्मा जी के पास हॉल में आता है। हॉल के सोफे पर बैठी हुई त्रिवेणी चौहान को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। वो गुस्से में आग बबूला होकर शिवा की ओर एक नज़र डालते हुए उसे खींचकर एक तमाचा लगाती है और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्यों रे शिवा, तुझे बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? कामचोर निकम्मा कहीं का। इन नौकरों की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो तो ये तो सर पर ही चढ़कर नाचने लगते हैं। आजकल तो तेरे तेवर ही बदल गए हैं। खुद को इस घर का मालिक समझने लगा है, जो मेरी बातों को अनसुना करके उस समुद्र को देखने चला गया। वहाँ क्या तेरी माँ मिलने आती है? क्या ऊपर से बोलना, सांप सूंघ गया क्या तुझे? कुछ बोलेगा? देवा रे देवा, इसे तो गाली भी दूंगी तो पाप मुझे ही चढ़ेगा। अरे कुछ तो बोल। शिवा अपने गालों को सहलाते हुए बोला, अम्मा जी, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। इसी अवसर पर मैं जा ही रहा था। वो हंसते हुए सबकी ओर देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हारी माँ का जन्मदिन है? मरे हुए लोगों का मरण दिन मनाते हुए सुना है, लेकिन जन्मदिन कौन मनाता है रे? मैं तो जिंदा लोगों के जन्मदिन न मनाने दूं और तेरे पास फिजूल कामों का अच्छा बहाना मिल जाता है। मना लिया ना, ये पूरी बस्ती वालों को इकट्ठा करूं जन्मदिन के उत्सव को मनाने के लिए। अम्मा जी की बातों को सुनकर शिवा अपने सर को झुकाते हुए बोला, अम्मा जी, अब से पहले आपका काम करूँगा, उसके बाद कुछ और। तू हाँ, अब आया ना तेरे समझ में? एक थप्पड़ से तुम लोगों को अक्ल आ जाती है। कल गणपति उत्सव है, तू बाजार जा और उस मूर्तिकार के पास जाकर पूछ, हमारे गणपति की मूर्ति तैयार किया या नहीं? अब जा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है? शिवा उनकी ओर देखते हुए बोला, जा रहा हूँ अम्मा जी। तभी कशिश हॉल में आती है और उसकी नज़र जैसे ही शिवा पर पड़ी, वो उसके गाल को देखते हुए अपने मन में कहा, आज मेरी वजह से अम्मा जी ने तुझ पर हाथ उठाया। शिवांश, तेरी कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी तू उनकी कड़वी बातें और मार तक को भी सहन कर लेता है। अम्मा जी देखती हैं, उनकी पोती शिवा को देख रही है। वो उसके पास आकर उसके कान को पकड़ते हुए सख्त आवाज में बोली, क्या हुआ तुझे गुड़िया? इस नौकर को देखकर तरस आ रहा है तुझे? अरे वो तुम्हारे लिए नौकर थोड़े ना है, ये तो तुम्हारा दोस्त है बचपन का। ये कैसे भूल गई मैं? वो कुछ और कहती, तभी कशिश के पापा और मम्मी नीचे हॉल में आते हैं। कशिश के पापा सुमेर चौहान और कशिश की मम्मी आरती चौहान अम्मा जी को गुस्से में देखकर उनके पास आते हैं। तभी सुमेर सामने खड़े शिवा के लाल गालों को देखते हुए अपनी माँ के पास आकर बड़े ही प्यार से बोले, अम्मा जी, ये नीचे इतना शोर किस वजह से हो रहा है? और शिवा के गाल इतने लाल क्यों हैं? जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। लेकिन इसकी गलती क्या है? अम्मा जी अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, इसने गलती ही ऐसी की। इन नौकरों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है बेटा, तू ज़्यादा मत सोच। और शिवा, तू अभी तक गया नहीं, अब क्या आरती उतारूं तेरी? सुमेर शिवा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, शिवा बेटा, अम्मा जी के गुस्से को तुम जानते हो ना, और मुझे अच्छे से पता है तुम इनकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे। जहाँ तक मैं अपने शिवा को जानता हूँ, वो कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। ये ले कार की चाबी और आराम से जाना। कशिश बेटा, तुम भी इसके साथ जाओ। तभी आरती जी शिवा के पास आते हुए बोली, अम्मा जी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन पहले अपने गाल पर दवाई लगा ले, उसके बाद मार्केट जाना। जी बड़ी माँ, लेकिन मुझे अम्मा जी की बात का बुरा नहीं लगा। ये बड़ी हैं, इन्हें मुझे डांटने का, मारने का पूरा हक है, लेकिन आप मुझसे माफ़ी मांगे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। वो मुस्कुराते हुए कशिश की ओर देखते हुए बोली, तू भी जा मार्केट इसके साथ और गणपति बप्पा की मूर्ति को अच्छे से देख लेना। कल तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ रहा है। लेकिन ये तरुण कहाँ है? वो हंसते हुए बोली, माँ तरुण कहाँ है? आप अच्छे से जानती हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, अभी जाकर बताती हूँ। कार की चाबी लेकर शिवा बाहर जाने लगा।
उसके पीछे पीछे कशिश भी जाने लगी। लेकिन उन दोनों को ऐसे साथ में देखते हुए अम्मा जी अपने मन में सोचते हुए बोली, इस नौकर को कुछ भी बोलती हूँ लेकिन इसे फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं इतना ढीठ क्यों है ये, जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन इन दोनों को घर से निकाल भी तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अपनी पोती को रोक तो सकती ही हूँ। कशिश शिवा के पीछे पीछे आती हुई बोली, शिवांश कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, इतनी जल्दी जल्दी मत चला कर, मुझे भी तो अपने साथ लेकर चल। तू इस तरह से आगे बढ़ जाएगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगी ना, और फिर तुझे ही मेरे लिए रुकना होगा। वो अपने कदम रोक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। कशिश हाँफते हुए उसके पास आती है और उसके गालों पर दवाई लगाते हुए, मेरी वजह से आज फिर अम्मा जी ने तुम पर हाथ उठाया। वो उसकी ओर देखने लगा। कशिश के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। वो कशिश के हाथों को हटाते हुए बोला, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि अम्मा जी ने मुझ पर हाथ उठाया, और वैसे भी क्यों लगेगा। बाबूजी और बड़ी माँ मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं उनके मैनेजर का बेटा हूँ जो उनकी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया और इतना सम्मान। आजकल कौन सा मालिक अपने नौकरों के लिए इतना सोचता है। कशिश उसकी भरी हुई आंखों को देखते हुए बोली, अच्छा तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? सिर्फ अपने बाबूजी और बड़ी माँ से ही प्यार करते हो। और क्या कहा तुमने अभी? खुद को नौकर? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को नौकर समझते हो। शिवा अपने मन में सोचते हुए बोला, अब कैसे समझाऊं तुम्हें कि एक नौकर खुद को नौकर नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। वो चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन दुनिया वालों की नज़रों में और अम्मा जी की नज़रों में हम नौकर ही रहेंगे, जिसकी औकातों से हर दिन बताई जाती है और ये जताया जाता है कि उसकी हैसियत क्या है इस घर में। अम्मा जी के बर्ताव से उनके बेटे और बहू दोनों परेशान थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि अम्मा जी शिवा पर हाथ उठाएं। अम्मा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, आज सुबह ही जिंदल साहब का कॉल आया था। उनका इकलौता चिराग जिंदल इंडस्ट्रीज का सीईओ अभिनव जिंदल हमारी गुड़िया से मिलने आ रहा है। क्या? लेकिन अम्मा जी, क्या कशिश को मालूम है कि उसे देखने कोई लड़का आ रहा है? उसकी बातें सुनते ही बोली, अब क्या इस घर में मुझे सबसे पूछकर कोई काम करना होगा? सुमेर बहुत ही अच्छा है हमारी गुड़िया के लिए। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। घर के बाहर खड़ा होकर शिवा अपने आंसू पोंछ रहा होता है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। कशिश उसकी आंखों को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान लाने के लिए कहती है, अच्छा शिवांश, उस चांद की ओर देख और मुझे बता, वो ज़्यादा खूबसूरत है या फिर मैं? बताओ बताओ। उसकी इस तरह की बातें सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, इतने सारे तारों में एक अकेला चांद ही तो है जो खूबसूरत होने के साथ साथ ही अकेला भी है। कशिश, तुम खुद को बहुत खूबसूरत समझती हो। हाँ, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। देखो मेरी ओर और बताओ, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? वो उसकी ओर देखते हुए अपने आप से मन में कहने लगा, ये क्या कर रहा है शिवा, ये जानते हुए भी कि तुझे बाबूजी अपना बेटा समझते हैं और तू उनकी बेटी को ऐसे देख रहा है, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। तू एक मामूली से मैनेजर का बेटा है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ तबाही की ओर जाता है, और तबाही जिसमें तू बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए शिवांश? एक सवाल ही तो पूछा है तुमसे, लेकिन उसका जवाब देने में इतना टाइम। इधर चौहान हाउस में बहुत ही बड़ा कमरा। उस कमरे के अंदर आते हुए आरती जी जैसे ही बेड की ओर देखती हैं, तरुण बड़े आराम से अपने दोनों पांव फैलाए बेड पर सोया हुआ था। तभी आरती जी पानी से भरे हुए जग का पानी उस पर डालती हैं। वो झल्लाते हुए गुस्से से अपनी आंखें बिना खोले ही बोला, कौन है बे जिसने मुझ पर पानी डालने की हिम्मत की? तेरी माँ आरती चौहान। बोल, अब क्या करेगा तू? वो उसके कान को पकड़ते हुए उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, इतना बड़ा गधा हो गया है लेकिन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ रहता है। इतना बड़ा सिर्फ तू दिन रात सोकर गुजारने में व्यर्थ कर देता है। तो उससे अच्छा तो शिवा है जो अपने बाबा की हर बात को आज्ञाकारी बेटे की तरह मानता है, और एक तू है नालायक। ओ मॉम, वो हमारे कंपनी के मामूली से मैनेजर का बेटा है और मैं कहाँ इस घर के मालिक का बेटा हूँ। उसमें और मुझ में बहुत डिफरेंट है। कोई डिफरेंट नहीं है। अम्मा जी की संगति में तुझे भी ये ऊंच और नीच जैसी बेकार बातें सीख गया है, लेकिन ऐसा नहीं है तरुण।
अमीर हो या गरीब, सब मेहनत करके ही कमाते हैं। शिवा बिना कुछ बोले ही कार को पार्किंग से लेकर बाहर आता है। कशिश उसे ही घूर कर देखे जा रही थी। वो भी उसकी ओर हंसते हुए बोला, तुम और खूबसूरत, क्या मजाक है, तुम तो मुझे बंदरिया जैसी लगती हो। नहीं नहीं, बंदरिया जैसी नहीं, बल्कि बंदरिया ही हो तुम। सबसे खूबसूरत तो मेरे लिए वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, सूरज से भी और सीरत से भी। मैं बड़ी माँ से जाकर जरूर पूछूंगा, वो तुम्हें किसी जंगल से उठाकर तो नहीं लाया ना। इतना सुनते ही वो गुस्से से उसे घूरने लगी और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। तभी सामने से आ रही लंबी सी रेड कलर की कार जो शिवा की ओर बढ़ रही थी, शिवा बिना देखे ही उसकी ओर बढ़ते हुए जा रहा था। कशिश उस कार को देखते ही शिवा को बचाने आई, लेकिन तब तक वो कार शिवा को धक्का लगाकर आगे ब्रेक लगाकर रोकती है। शिवा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। कशिश उसके पास दौड़ते हुए आई और रोते हुए घबराकर बोलने लगी, शिवांश तुम ठीक हो? ओ गॉड, कितनी चोट लग गई है तुम्हें। तुम मेरा हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करो, देखो मेरी ओर, तुम्हारे माथे पर से खून निकल रहा है। कितनी बार कहा है तुमसे, देखकर चला करो, लेकिन इस कार वाले की बैंड न बजाई तो मेरा भी नाम कशिश नहीं। वो रोते हुए बोल रही थी और शिवा उसके चेहरे की घबराहट को देखकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन कहने लगा, मुझे जरा सी चोट लगने पर तुम इतना घबरा गई। किसी दिन मुझे कुछ हो गया तब तो तुम पता नहीं क्या करोगी। मैं मजाक कर रही हूँ क्या, जो तुम मुस्कुरा रहे हो। अब उठो भी, अब इस कार ड्राइवर की तो मैं ऐसी की तैसी करके रहूंगी। आज के बाद ये कार चलाना ही छोड़ देगा, चलो मेरे साथ। शिवा का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगी। वो मन ही मन में बोला, काश तुम्हारा ये हाथ मैं भी इतने हक से पकड़कर कहता, कशिश कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अपनी हद जानता हूँ और समझता हूँ। एक नौकर चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो अपने मालिक के प्रति, कितना भी वफादार क्यों ना बन जाए, लेकिन होता तो वो एक नौकर ही है ना। अब पाँव की जूती को कोई सर का ताज तो बना नहीं लेता ना। कशिश गुस्से से उस कार के पास आकर विंडो को नॉक करती है और कहना शुरू कर देती है, आंखें हैं या बटन, भगवान ने आंखें दी हैं ना, तो क्या सड़क पर तुम्हारे पापा की है जो ऐसे मस्त मौला होकर चला रहे हो। अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ हो जाता ना तो गणपत बप्पा की कसम मैं तुम्हारा वो हाल करती, तुम सपने में भी नहीं सोचते। अब बेशर्मों की तरह मेरी बातें ही सुनते रहोगे या कार से नीचे उतरोगे भी। कशिश को इतने गुस्से में देखकर शिवा उसका गुस्सा शांत कराने के लिए बोला, कशिश इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, देखो गुस्से में तुम्हारी नाक लाल हो गई है, गलती मेरी ही थी, उस बेचारे को मत डांटो, तुम चुप रहो, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें। मेरे रहते हुए कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड को नुकसान पहुंचाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शिवा और कशिश इसी बातों पर एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे वो कार रुकी हुई थी। उसमें बैठा हुआ इंसान कार से जैसे ही उतरता है, कशिश बोलते बोलते रुक गई और उसकी ओर देखते हुए वो शिवा से कहती है, शिवांश कितना हैंडसम बॉय है ना, देखने में कितना डेसिंग लग रहा है, उसकी स्माइल कितनी अट्रैक्टिव है। कशिश उसे देखते हुए खो जाती है। शिवा उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, कशिश क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना। हाँ क्या हुआ तुझे, मुझे कुछ नहीं, चल तू मेरे साथ, अभी उसे बताती हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। वो उस कार वाले के पास आती है और उस लड़के को देखते हुए बोली, अभी आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड को जान से मारने की कोशिश की है। आप जानते हैं ड्रिंक करके कार ड्राइव करना कितना बड़ा क्राइम है, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जेल हो सकती है। वो लड़का उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने किया क्या है, अभी कुछ देर पहले जो किया, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं आप। आपने मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को अपनी इस कार से धक्का लगाकर यहाँ आ गए। देखिए इस बेचारे की ओर कितना ब्लड निकल रहा है, ये बेचारा शरीफ है तो आप कुछ भी करेंगे। वो शिवांश की ओर देखता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला ये कब हो गया, लेकिन मैं यहाँ पहली बार किसी से मिलने आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं राइट एड्रेस पर आया हूँ या नहीं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय आई एम अभिनव जिंदल। शिवा और कशिश एक दूसरे को देखने लगे जैसे वो दोनों इस नाम को पहले से सुन चुके हों। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, आप दोनों को मेरा नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मुझे पहले से जानते हों। मैं सुमेर चौहान से मिलने आया हूँ।
मेरे डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। उसकी बातें सुनकर कशिश शिवा का हाथ पकड़कर अपनी कार के पास आती है और उससे कहने लगी, हमें मार्केट जाना है, अंधेरा होने से पहले वापस भी आना है। लेकिन देखा ना तूने, अभिनव जिंदल को बाबूजी से मिलना है, उन्हें ऐसे घर के बाहर नहीं छोड़ सकते ना। कशिश मैं उन्हें घर लेकर जाता हूँ। शिवांश तुझे मेरी कसम, मैं जानती हूँ वो मुझसे मिलने आया है ताकि मैं उससे मिलूं और शादी के लिए हाँ कर दूं। तू क्या चाहता है, मैं उससे शादी करके हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली जाऊं? शिवा उसके जुबान से सारी बातों को सुनते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारी उससे शादी होने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन तुझे क्या हुआ है? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? जल्दी से कार स्टार्ट कर। शिवा मायूस हो गया था। उसके चेहरे पर उदासी सी छाई थी, क्योंकि वो तो मन ही मन में कशिश से प्यार करता था। उसे तो पता ही नहीं था कि कशिश इतनी जल्दी उसे छोड़कर जाने वाली है। लेकिन कशिश भी टेंशन में थी। वो अपने रूमाल को निकालकर शिवा की चोट के ब्लड को साफ करने लगी। इधर चौहान हाउस के बाहर खड़ा अभिनव जिंदल जैसे तैसे घर के अंदर आता है। वो अम्मा जी के पैर छूता है। शाम हो चुकी थी। चारों ओर की रंग बिरंगी रोशनियों से चकाचौंध मुंबई शहर की सड़कों की बात ही कुछ और है। मौसम खुशनुमा हो चला था। वैसे भी बारिश के बाद तो मौसम में और जैसे बाहर आ जाती है। अपनी कार में बैठी हुई कशिश म्यूजिक सिस्टम को प्ले करके विंडो के कांच को खोलकर चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए जा रही थी। उसका ये पागलपन देखकर शिवा उसे प्यार से डांटते हुए बोला, क्या कर रही है तू कशिश? देख, किसी गाड़ी से तेरा सर टकरा गया ना तो कचूमन निकल जाएगा। अंदर आ। और तू इस तरह की शैतानी दिमाग में लाती कहाँ से है? बचपन से लेकर अब तक नहीं बदली है तू। मैं क्यों बदलूं? मैं क्या कोई सामान हूँ या फिर मम्मी के गले का हार जो हर दिन हर फंक्शन में बदलती रहूं? मैं ना कशिश चौहान हूँ और मैं कभी नहीं बदलूंगी। शाम का वक्त हो गया था। घर में सारे लोग अभिनव के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। अभिनव अम्मा जी के पैर छूते हुए उनके बगल में लगे हुए आसन पर बैठ गया। आरती और सुमेर भी उसके आने की खबर को सुनकर उससे मिलने आते हैं। अभिनव उन्हें देखते ही सुमेर के पैर छूता है तो सुमेर उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहिए अम्मा जी, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। विदेश में रहने के बाद भी इन्होंने अपने संस्कार नहीं भूले। अभिनव आरती जी के पैर छूते हैं। अम्मा जी उन्हें आसन पर बैठने को कहती हैं। अभिनव बेटा, आपके माँ और पिताजी कैसे हैं? अम्मा जी, मॉम और डैड दोनों ने आपको नमस्ते कहा है और कहा है कि वो जल्दी आएंगे। अम्मा जी हंसते हुए बोली, बहू आप नाश्ता और चाय लेकर आइए। और कशिश अभी तक नहीं आई? अम्मा जी, आपने ही तो उसे शिवा के साथ गणपति जी की मूर्ति देखने भेजा है। कल गणपति उत्सव है और हर गणपति उत्सव की तरह चौहान हाउस में इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और ऐसे शुभ मौके पर आप और कशिश एक दूसरे को पसंद कर लें और ये रिश्ता तय हो जाए, उससे बढ़कर और क्या बात होगी। सुमेर की बातें सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, एक बार उससे मिल लूं। और वैसे भी मुझे मॉम ने कहा है कि लड़की देखनी है, उसे पसंद करना है। अगर पसंद नहीं आई तो सब देखने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन कशिश है कहाँ? मार्केट पहुंचने के बाद दोनों मूर्तिकार के पास आते हैं। शिवा मूर्तिकार से पूछने लगा, काका, बाबूजी ने आपको हर साल मूर्ति बनाने का काम सौंपते हैं, लेकिन आप हर साल देर से हमारे गणपति को तैयार करते हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? मूर्तिकार हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी दोस्त नहीं आई तुम्हारे साथ बेटा। तभी पीछे से कशिश आवाज देते हुए बोली, काका, ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त गणपति बप्पा को देखने आए और मैं उसके साथ ना आऊँ? मूर्तिकार हंसते हुए बोला, बप्पा तुम दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार रखे, कभी कोई तुम दोनों के बीच ना आए। हम दोनों के बीच कोई आ ही नहीं सकता है काका। मेरे लिए तो मेरा शिवांश ही काफ़ी है। अब देर मत कीजिए, दिखाइए। कल पापा और काका मूर्ति लेने आएंगे। दोनों गणपति की मूर्ति को देख लेते हैं और वापस कार में आकर बैठ जाते हैं। कशिश मुस्कुरा रही थी, वहीं शिवा का चेहरा उतरा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी, शिवांश अभी तक दुखी है अम्मा जी के बर्ताव से? तू तो जानता है ना, मैं इकलौती पोती हूँ उनकी, फिर भी मुझे सुनाती रहती हैं। हमेशा तो कहते रहती हैं ये लड़की हाथ से निकल गई है। लड़कियों को नाप तोल कर जुबान से बोलना चाहिए, कम बोला कर, थोड़ा कम हंसा कर, दांत निकल जाएंगे। घर के काम सीख,
खाना बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएंगे। लेकिन मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। तू मेरी तरह क्यों नहीं बनता है? उसकी भोली सी बातें सुनकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, ठीक ही तो कहती हैं अम्मा जी। तो क्या खाना बनाना नहीं सीखेगी तो आगे तुझे खाना बनाकर खिलाएगा कौन? तू और कौन? तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ना। अच्छा आज एक प्रॉमिस कर। प्रॉमिस? लेकिन क्यों? मेरे हाथ में अपना हाथ रख और प्रॉमिस कर। लेकिन शिवा अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है तो कशिश जबरदस्ती उसके हाथों को लेकर अपने हाथों में थामते हुए बोली, प्रॉमिस कर कि तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़कर जाएगा, कभी भी अपनी कशिश को छोड़ने के बारे में ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएगा। शिवा उसका चेहरा देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, ये तू मुझे किस सिचुएशन में डाल रही है कशिश? जब तुझे पता चलेगा कि तेरा ये बेस्ट फ्रेंड दिल ही दिल में तुझसे एक तरफा प्यार करता है तो तुझे ही मुझसे नफरत हो जाएगी। बातें करते हुए दोनों घर के बाहर आते हैं। कशिश जैसे ही कार से उतर रही होती है, घर की एक बहुत ही पुरानी नौकरानी निम्मो उसके पास आकर हाँफते हुए बोली, गुड़िया, मेम साहब आपके बारे में कब से अम्मा जी पूछी जा रही हैं। आपने आने में देर क्यों कर दी? अरे काकी, अम्मा जी ऐसी ही हैं। अच्छा आप चलिए, मैं आ रही हूँ। नहीं बिटिया, वो एक लड़का विदेश से आया है तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए सब लोग तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को सुनते ही कशिश के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। वो रूठते हुए घर के अंदर जाने लगी। शिवा पीछे से आवाज देने लगा, कशिश कशिश रुक तो, मेरी बात तो सुन ले। वो नौकरानी शिवा की बातों को सुनते हुए बोली, अरे शिवा, अब तो छोटी मेम साहब का पीछा छोड़, वो कोई बच्ची थोड़ी ना रही, वो बड़ी हो गई शादी के लायक। जो लड़का उन्हें देखने आया है ना, उनसे ही होगी कशिश मेम की शादी। ये कशिश कशिश करना छोड़ दे और अपने बाबा की बातों को मानकर पढ़ और नौकरी कर। इन लोगों के पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। सालों से इस घर में नौकरानी की हैसियत से काम कर रही हूँ, लेकिन हमारी इज्जत क्या है? बेटा तुझे मौका मिला है अपने बाबा का नाम रोशन करने का, वो कर। इन अमीरों के तलवे चाटने का कोई फायदा नहीं है। निम्मो काकी ने जो कुछ भी कहा सच ही तो कहा है, क्योंकि शिवा अच्छे से जानता था कि इस घर के लोग, खासकर अम्मा जी, नौकरों को अपने पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझती हैं। वो तो गुलामों से बदतर बर्ताव करती हैं। वो घर के अंदर आता है। अंदर हॉल में अम्मा जी के साथ सुमेर बैठे हुए थे। वो उन्हें कार की चाबी देते हुए बोला, बाबूजी आपकी कार की चाबी, मैंने गणपति बप्पा की मूर्ति देख ली है। इतना कहकर वो वहीं चुपचाप खड़ा हो गया तो अम्मा जी अपनी कड़वी जुबान से बोलने लगी, देवा रे देवा, अब ऐसे खंबे की तरह खड़ा रहेगा या फिर अपनी जुबान से कुछ बोलेगा? क्यों खड़ा है? वो सुमेर जी की ओर देखते हुए बोला, बाबूजी कल गणेश उत्सव है, मैं बस्ती जाना चाहता हूँ, क्या कल सुबह जा सकता हूँ? क्यों जाना है बस्ती? ताकि गुलछर्रे उड़ा सके। कल सुबह इतने सारे काम हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे गणेश उत्सव में आरती में शामिल होने आएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पर सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखते हैं तुझे। अब जा, तेरे बाबा तेरी राह देख रहे हैं। वो उदास होते हुए अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा तो सुमेर उसे आवाज देते हुए बोले, शिवा। वो मुड़कर उनकी ओर देखता है। वो मुस्कुराते हुए बोले, कल तू बस्ती में चले जाना, तुझे अपने पांडाल की सारी तैयारियों को पूरा करना होगा। इस बात को सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो अपने बाबा के पास जाने लगा। इधर आरती जी अपने कमरे में आ रही होती हैं। वो जैसे ही अपने कमरे में आती हैं वो देखती हैं कशिश रूठ कर बैठी है। वो उसे देखकर उसके पास आती हैं तो कशिश तुनक्कर बोली, मुझे किसी से शादी नहीं करना है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी लड़का आया है मुझे देखने, उसे वापस भेज दीजिए माँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी अम्मा जी की बात को तुम्हारे पापा भी नहीं टाल सकते हैं। उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं जो मिट नहीं सकती हैं। तू शादी के लिए तैयार हो या ना हो, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए रूठना छोड़। कल गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुट जा। और अभिनव अपने कमरे में आराम कर रहा है, कल सुबह अच्छे से तैयार होना और उससे मिल लेना। वो अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, अपने मन में सोचते हुए बोली, मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे अम्मा जी जबरदस्ती करें, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती हूँ। रात के 9 बज रहे थे। शिवा अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े होकर निम्मो काकी की बातों को याद करते हुए अपनी माँ की तस्वीरों को देखकर खुद से ही सवाल कर रहा था, माँ आज पूरे 8 साल हो गए आपको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी अपनी
आंखें बंद करता हूँ तो आपकी बातें याद आती हैं। आपने ही तो मुझसे कहा था कि कशिश का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़कर जाना। लेकिन माँ, आज मैं अपने ही वादे को तोड़ रहा हूँ। आपके बेटे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने आपकी बातों का ध्यान रखते हुए उसे कशिश से प्यार हो गया है। अपने सच्चे दिल से उसे चाहता हूँ, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। अब ये जरूरी तो नहीं कि जिसमें खुशी मिले उससे मोहब्बत हो, क्योंकि सच्चा प्यार तो अक्सर दिल तोड़ देने वालों से ही होता है ना। मैं भी कशिश से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इस बात को मैं कभी किसी से भी नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी सोचने बैठता हूँ तो हर पल उसी का ख्याल आता है। उसे देखते ही मेरी सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। चौहान हाउस में सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय कशिश और अभिनव के। आरती जी सबको खाना परोस रही थी। वो तरुण को बैठे हुए देखकर उसे डांटते हुए बोली, तरुण जाकर देख तो तुम्हारे काका और नंदिनी आए या नहीं। माँ, नंदिनी दी तो है ही आलसी, हर काम वो देर से करती हैं। वो तो काका को भी अपनी बातों में उलझाए रखती हैं। पापा गए हैं ना उन दोनों को लेने स्टेशन, आ जाएंगे। मुझे भूख लगी है, खाना खाने दो। लेकिन कशिश दी हैं कहाँ? अभी कुछ देर पहले ध्रुव भाई ने कॉल किया और कहा कि वो इस गणपति उत्सव में भी नहीं आ पाएंगे, उन्हें बहुत काम है। तभी दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पिच कलर के सलवार सूट पहने हुए, माथे पर बिंदी, एक कलाई में चूड़ियाँ और दूसरे में वॉच और अपना हैंड पर्स लटकाए मुस्कुराते हुए बोली, तरुण के बच्चे, मैं आलसी हूँ और तूने कौन सा काम करके अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करा लिया है। ताई जी सही कहती हैं, तू तो है ही कुंभकर्ण। तरुण उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोला, माँ देखो ना, नंदिनी दी क्या बोल रही हैं मुझे। आरती जी अपने छोटे बेटे की बातों को सुनकर थोड़ी सी दुखी होकर कहने लगी, सच ही तो कहा है, एक तू है और एक तेरा भाई। पता नहीं ये लड़का यूएस क्या गया, हम सबको भूल ही गया है, जैसे न जाने कब आएगा वो। नंदिनी अम्मा जी के पैर छूती है और फिर अपनी ताई जी के पैर छूते हुए बोली, ताई जी हमारी कशिश कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में होगी, तुम जाकर लाओ उसे। अम्मा जी अपनी बहू आरती की ओर देखते हुए बोली, आजकल की माँ भी ना कुछ समझ में नहीं आती हैं। बेटों को अपने से दूर पढ़ने भी भेज देती हैं और चाहती भी हैं कि उनके पास उनके पल्लू में बंधा रहे। आरती जी अपनी सास की बातों पर ध्यान न देते हुए कशिश को बुलाने के लिए निम्मो को भेजती हैं। कशिश अपने कमरे का सारा सामान जमीन पर बिखेर देती है और गुस्से में खुद को बड़बड़ाते हुए कहने लगती है, अम्मा जी बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है और मैं शादी के लिए अभी तैयार भी नहीं हूँ। मुझे सबसे पहले उस अभिनव जिंदल को बताना होगा कि वो जैसे आया है वैसे ही चला जाए, नहीं तो उसका वो हाल करूंगी जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। तभी कमरे के अंदर आते ही नंदिनी कमरे का हाल देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, ओह माय गॉड कशिश, ये क्या किया तूने? अपने कमरे का हाल, कोई तूफान आया क्या तुम्हारे कमरे में? सारा सामान तहस नहस करके रख दिया। वो नंदिनी को देखकर मुस्कुराने लगी और उसके पास आते ही उसे गले से लगा लिया और फिर अलग होते हुए बोली, नंदिनी तुझे पता है मेरा यहाँ क्या हाल हो रहा है? पहले ये बता कैसी हो तुम? और मैडम क्या सुन रही हूँ मैं, जिंदल इंडस्ट्रियल का सीईओ अभिनव जिंदल तुझसे मिलने आया है। कैसा है देखने में वो? मैंने तो उसे टीवी के न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए देखा था, फिर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर। क्या दिखता है यार, इस बार तो उसने अवार्ड भी जीता है। तू सोच कशिश, वो इतना फेमस बिजनेस टाइकून का रिश्ता तेरे लिए आया है, खुद तुझसे मिलने आया है। मैं तो उसका नाम सुनकर ही इतनी एक्साइटेड हूँ, मिलने की क्या ही बताऊँ। चलना एक बार उससे मिलते हैं, वो गेस्ट हाउस में ही होगा ना। चलना कशिश प्लीज। कशिश उसकी बातें सुनकर गुस्से से भड़कते हुए बोली, तू मेरी बहन है या दुश्मन जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ? तू उसके ही बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। न जाने कैसा है वो, कितनी सारी गर्लफ्रेंड होंगी उसकी, कितनों से उसने प्यार का इजहार किया होगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इसलिए तो बोल रही हूँ चलकर उससे मिलते हैं, मैं तो उसे देखना चाहती हूँ। कशिश उसके हाथ को कंधे पर से हटाते हुए बोली, तो तू कर लेना उससे शादी, तू तो उसकी इतनी बड़ी दीवानी है। नंदिनी उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए बोली, तू चाहती है क्या कि तेरी शादी होने से पहले मेरी अर्थी उठे? अम्मा जी ने जान लिया कि उनकी लाडली पोती की जगह मैंने अभिनव को पसंद कर
लिया है तो वो मेरा गला दबा देंगी। अच्छा, तो इस बात से डरती है तू? कोई नहीं, लेकिन नंदिनी, तू तो किसी और से प्यार करती है ना? कौन है वो लकी इंसान? नंदिनी शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है और मुस्कुराते हुए बोली, कल गणेश उत्सव में बताऊंगी, अभी नींद आ रही है मुझे, लेकिन उससे पहले डिनर करना बहुत जरूरी है। अब चलो, सुबह उठना भी है। नंदिनी कशिश का हाथ पकड़कर नीचे डिनर के लिए ले जाती है। इधर गेस्ट हाउस के रूम में अभिनव अपने लैपटॉप पर अपने डैड से वीडियो कॉल कर रहा था। हेलो डैड, कैसे हैं आप? उसके डैड बड़े ही प्यार से बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की से मिला? कैसी है वो? कहाँ डैड, लेकिन आज शाम को एक लड़की को देखा मैंने, मुझे वो अच्छी लगी, लेकिन मैंने उससे एड्रेस पूछा अम्मा जी का, तो वो चली गई। वो मुझे सिर्फ इतना कहने आई थी कि मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को टक्कर मार दिया था, जिस वजह से मैंने उसे सॉरी भी कहा, लेकिन पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। कहीं मेरे बेटे को अम्मा जी की पोती से ज़्यादा उस अजनबी लड़की से लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया? नो डैड, आपका बेटा हूँ, ऐसे ही किसी को इतनी आसानी से दिल नहीं दूंगा। वो तो बहुत ही स्पेशल है। आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, जिसे भी मैंने डेट किया है, उन सब में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। अभिनव जिंदल एक ऐसा शख्स है जो प्यार भी बड़े प्यार से करता है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है, आपका बेटा इन सब में माहिर है डैड, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। पहले मुझे कशिश चौहान से मिलने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लूँगा। बाय डैड। अभिनव कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने आप से ही कहने लगा, मिस चौहान, अब मैं देखता हूँ आप सच में इतनी खूबसूरत हैं जितना मुझसे कहा गया, या फिर कुछ और। डिनर करने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन किसी की आंखों से नींद गायब थी, तो वो थे सिबा और कशिश। दोनों की आंखों से नींद ही नहीं थी, एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो, आने वाला वक्त बदलने वाला हो। सुबह के 8 बज रहे थे। चौहान हाउस में शंख का स्वर सुनाई दे रहा था और साथ ही साथ घर के जितने भी लोग थे, सारे गणपति बप्पा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर आरती में शामिल हो रहे थे। चौहान हाउस के आंगन में बना हुआ पंडाल देखने लायक था। उसमें विराजमान गणपति बप्पा की प्रतिमा सबका मन मोह रही थी। पीले रंग के कुर्ते और पजामे पहने हुए सुमेर चौहान हाथों में आरती का दिया लिए हुए गणपति बप्पा की आरती उतार रहे थे। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी आरती चौहान, जो आज दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, साथ ही साथ 16 श्रृंगार किए हुए अपने पति के साथ हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रही थी। आरती का स्वर चारों ओर गूंज रहा था। गणपति बप्पा मौर्य की आवाज़ से पूरे माहौल में रौनक ही छा गई थी। अम्मा जी बप्पा जी की आरती करने के बाद वो तरुण को आरती का दिया देते हुए बोली, कशिश और नंदिनी अभी तक आए नहीं। तरुण बिना कुछ बोले ही आरती करने में मगन था। तभी सुमेर घर के अंदर आ रहे अभिनव को देखता है। ऑरेंज और क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे प्यारी उसकी मुस्कान थी। सुमेर उसे देखते ही उसके पास आते हुए बोले, अभिनव चलिए पंडाल के पास, आपने आने में देर क्यों कर दी? सॉरी अंकल वो, इट्स ओके, आप चलिए मेरे साथ। वो उसे लेकर गणपति बप्पा के पंडाल के पास लेकर आते हैं। वो दोनों हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़े होकर दर्शन करने लगा। इधर अपने कमरे में तैयार हो रही कशिश को देर करते हुए देखकर नंदिनी मुंह बनाते हुए बोली, कहा तो तूने था मुझे नहीं मिलना है किसी अभिनव से, तो इतना सज धज कर किसके लिए जा रही है तू? ओफो नंदिनी, इतना भी नहीं समझती है तू? अब इस उम्र में सजूंगी नहीं तो क्या अम्मा जी की उम्र में? बताओ तुम। और वो जो कोई भी आया है उसे साफ साफ इनकार करने वाली हूँ मैं। होगा वो बिजनेस टाइकून, लेकिन मैं भी क्या कम हूँ क्या? न जाने कितने लड़के मरते हैं मुझ पर, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई चाहिए जो मेरी सूरत को नहीं बल्कि मेरी सीरत को देखे। उसे इतना इतराते हुए देखकर नंदिनी भी चुप कहाँ रहने वाली थी। वो मुंह फट कशिश के सामने बोली पड़ी, ऐसा इस दुनिया में वन पीस ही बना है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी खूबसूरती को नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत से प्यार करता है, चाहता है तुझे। वो अपने पिंक दुपट्टे को सेट करते हुए कानों में झुमके डालते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती है तू? यही कि वो तुम्हें चाहता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो जो वहाँ से बोले चाहे ना बोले, उसकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं।
नंदिनी की बातों को सुनकर खोई सी आवाज में कशिश कहती है, आंखें झूठ भी बोलती हैं नंदिनी। अगर उसे मुझसे प्यार है, इतना ही चाहता है मुझे, तो उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डरता है। वो एक मामूली से मैनेजर का बेटा है और तुम महलों में रहने वाली राजकुमारी। वो गरीब है। आज अम्मा जी उसे सर्वेंट क्वार्टर से काका और शिवा को निकाल दें तो कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा, ये सारी बातें छोड़, चल अब जल्दी से, ऐसा ना हो कि आरती समाप्त हो जाए और अम्मा जी का गुस्सा हम दोनों पर फूट पड़े। शिवा भी तो नहीं है जो तेरे हिस्से की मार और गाली दोनों खा ले। सच में अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त होता तो मैं उससे भागकर शादी कर लेती। नंदिनी अपने ब्लू कलर के अनारकली सूट को पहने हुए थी तो कशिश अपने पिंक कलर के सलवार सूट को पहने हुए थी। वो दोनों एक साथ नीचे आने लगी। नंदिनी कशिश को कोहनी मारते हुए बोली, देख वो हीरो आरती में शामिल होकर बप्पा के दर्शन कर रहा है। नंदिनी तू जा, मैं देखती हूँ ये शिवा कहाँ रह गया, मुझे बिना बताए। ओ मेरी सोन चिरैया, तेरा शिवा अपनी बस्ती गया है वहाँ के गणपति उत्सव में शामिल होने, और तू चल जल्दी। ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता है वो? मैं इतना तैयार इसलिए हुई क्योंकि मैं उसके साथ बस्ती जाना चाहती थी। कशिश गुस्से से भड़कते हुए बोली, आने दो शिवा को, तब बताती हूँ मैं। वो पंडाल के पास आती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर गणपति के सामने प्रार्थना करने लगी। घर के हॉल में सबसे छिपकर तरुण अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा था। उसके एक दोस्त ने उसे समझाते हुए बोला, पिद्दी आज तो तेरी खैर नहीं। भाई को पता चला ना कि तूने अभी तक उनका पैसा नहीं दिया है, मुझे तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तुझे किसने कहा था शर्त लगाने को? तू मुझे अभी पैसे लाकर देगा, चाहे चोरी कर या डाका डाल, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अभी तूने पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जान भी दांव पर लग सकती है। तरुण डरते हुए अपने दोस्तों से कहने लगा, धीरे से बोला नहीं जाता, मैंने कहा ना, दे दूंगा। यार अम्मा जी पैसे अपने लॉकर में छिपा कर रखती हैं, मुझे पॉकेट मनी भी इतने कम देती हैं कि क्या बताऊं। स्टूपिड, तो फिर अपने डैड से क्यों नहीं मांगता है? अगर नहीं देते तो कुछ भी कर, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दे। तरुण सोचते हुए बोला, ऐसा क्या करूं मैं? तभी उसे याद आता है कि कल शिवा को उसके डैड ने पैसे रखने को कहा था अपने रूम में। अगर वो पैसा अभी भी डैड के कमरे में है तो वहाँ से चोरी कर सकता है और नाम शिवा पर लग जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद चिल्लाएगा नहीं तू। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम सब अभी जाओ, इससे पहले कि कोई देखे। वो हॉल से चुपके चुपके अपने डैड के कमरे में आता है और पैसों का सूटकेस ढूंढने लगा। बस्ती में गणपति बप्पा की आरती होने के बाद शिवा पंडाल से बाहर निकलकर अपने दोस्त जग्गू से मिलते हुए बोला, हर साल की तरह इस साल मैं बस्ती में गणपति उत्सव मनाने आ जाता हूँ, लेकिन अगले साल यहाँ रहूँगा या नहीं किसे पता। जग्गू तू ही कहता है ना, मुझे बाबा की बात मान लेनी चाहिए। मान लिया मैंने उनकी बातों को, कल ही जा रहा हूँ मैं मुंबई से। जग्गू हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, लेकिन जाना नहीं चाहता हूँ मैं। यहाँ पूरा बचपन मैंने बाबूजी के और घर वालों के साथ बिताया है, लेकिन बाबा के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू जाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि तू कशिश से दूर नहीं रह सकता है। तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई देता है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है शिवा। आज नहीं तो कल कशिश मैडम शादी करके चली जाएंगी। क्या तू सारी उम्र ऐसे ही रहेगा? अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तू नहीं जानता है जग्गू, आज भी मैंने अपने गणपति बप्पा से एक ही चीज़ मांगा है कि वो कशिश के दामन में सारी खुशियाँ भर दे, भले ही मेरी झोली में कुछ ना आए, क्योंकि मेरी खुशी उससे जुड़ी है। वो खुश है तो मैं भी। चौहान हाउस में अभिनव सुमेर जी के साथ बातें करते हुए हॉल की तरफ आ रहे थे। तभी अभिनव की नज़र कशिश पर पड़ती है। पिंक कलर के सलवार सूट पहने वो बिल्कुल किसी पिंक डॉल की तरह लग रही थी। उसकी झील सी आंखों में लगाया हुआ काजल जैसे उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। होठों की मुस्कान तो जैसे दिल को छूकर चली गई। माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। कानों में पहने हुए झुमके उसके गालों को चूम रहे थे। उस पर से हवाओं में उड़ते उसके बाल, वो जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी वैसे वैसे उसके पायलों की छन छन उसके दिल को सुकून दे रही थी। नंदिनी के साथ वो अपने पापा के पास आती है। तभी अभिनव उसे गौर से देखने के बाद मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हुए बोला, ओह गॉड, ये तो वही लड़की है जो कल रात
क्या लड़की है, पहली मुलाकात में ही मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन ये मेरी ओर देख क्यों नहीं रही है। नंदिनी अभिनव की ओर देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, आप कौन हैं? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, नंदिनी चौहान, नाइस नेम। सुमेर कशिश की ओर देखते हुए बोले, बेटा ये अभिनव जिंदल हैं, और अभिनव ये मेरी लाडली कशिश है। तुम सब बातें करो, मैं आता हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस कशिश। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो उससे मिलकर कुछ खास खुश नहीं थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, हाय। अभिनव कुछ बोलता उससे पहले ही कशिश फिर से उसे देखते हुए बोली, सुनिए मिस्टर अभिनव जिंदल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जिसे सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो स्माइल करते हुए उसे देखते हुए, ओके, मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, वो भी आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे हैं, हैंडसम हैं और इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, लेकिन ये सब होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में ऐसी क्वालिटी चाहिए जो मेरे नज़रिए से सही हो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो फिर भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप बोल रही हैं मैं अच्छा हूँ, हैंडसम हूँ, लेकिन फिर भी आपको मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताइए मुझे। मैंने कहा ना, आप मेरे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते हो, लेकिन क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? उसके सवालों को सुनकर नंदिनी और कशिश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, तो कशिश थोड़ा सा घबराते हुए बोली, लब का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली और अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, आप कोई बहाना बना दीजिए। इतना तो बोल सकते हैं ना कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा मिस कशिश, जबकि सच है कि मैं आपसे ही शादी करने वाला हूँ। मुझे जो भी डाउट थे आपसे मिलकर सारे क्लियर हो गए हैं। मुझे कोई भी चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती है, लेकिन आप हो ही इतनी प्यारी और अच्छी कि आपको कल देखते ही मुझे एहसास हो गया कि शायद आप ही वो लड़की हो जो डिजर्व करती है मेरी लाइफ पार्टनर बनना। अब आपकी ना को मैं हाँ में बदल कर रहूँगा, ये प्रॉमिस है आपसे मिस कशिश। वो गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। वो उसे गुस्से में देखते हुए बोला, आप गुस्से में तो और भी क्यूट लगती हैं। कशिश भड़कते हुए बोली, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। चल नंदिनी यहाँ से, मैं अम्मा जी को मना करने वाली हूँ। अपने कमरे में आते हुए सुमेर पैसों का सूटकेस ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पैसों का सूटकेस कहीं नहीं मिल पाने की वजह से वो परेशान होकर अपनी पत्नी आरती को बुलाते हैं, लेकिन वो भी सूटकेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अपने पति को ऐसे टेंशन में देखकर बोली, कल दोपहर को आपने शिवा को सूटकेस रखने को दिया था ना, आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि उसने वो सूटकेस कहाँ रखा है? मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ? उसने मेरे सामने सूटकेस को इसी अलमारी में रखा था। मुझे कल शाम को उसके बाबा ने पैसे मांगे थे। वो शिवा को आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। मैं कुछ पैसे उन्हें ही देने के लिए इस कमरे में आया तो सूटकेस गायब है। उसमें पूरे 5 लाख थे, जिसमें 20,000 मैनेजर को देने थे। अब क्या करूं मैं? अम्मा जी को पता चलेगा तो तमाशा बन जाएगा। इतने सारे लोगों के बीच मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं। तभी अम्मा जी सारी बातें दरवाजे पर ही सुन लेती हैं। वो गुस्से से दबी हुई आवाज़ में बोली, देवा रे, सुमेर तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो उस नौकर को पैसे देने के लिए दिया है, कहीं उन दोनों बाप बेटे ने मिलकर चुरा तो नहीं लिया ना? हो सकता है। कहाँ है वो शिवा? मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती हूँ, तुम्हारे पैसे झट से मिल जाएंगे। सुमेर और आरती अम्मा जी को कुछ कहते उससे पहले अम्मा जी पुलिस को कॉल करके शिवा के बस्ती का नाम बताकर उससे पूछताछ करने को कहती हैं। कमरे के पीछे छिपकर कशिश अम्मा जी की सारी बातें सुन चुकी थी। वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहने लगी, अम्मा जी मेरे बेस्ट फ्रेंड पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? वो बेचारा इतना इनोसेंट है कि वो चोरी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्होंने सोचा तक नहीं कि काका को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी। उसे इस तरह से जल्दबाजी में जाते हुए देखकर नंदिनी आवाज़ लगाते हुए बोली, कशिश कहाँ जा रही है तू? तेरा दुपट्टा नीचे गिर गया है। बाबलों की तरह दौड़कर जा रही है जैसे किसी की जान पर बनाई हो। अरे रुक जा मेरी तूफान मेल। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। जब बात उसके बेस्ट फ्रेंड शिवांश की बात आती तो उसे कुछ भी नहीं सोचता है।
वो अपनी कार की चाबी लेकर बाहर आती है। उसे सामने अभिनव नजर आता है। उसे ऐसे भागते हुए देखकर वो कहने लगा, मिस कशिश, कहाँ जा रही हैं आप? वो उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली, मेरे सामने से हट जाइए मिस्टर जिंदल। मेरे बेस्ट फ्रेंड पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुझे जाने दीजिए। वो कार में बैठकर जाती और स्टार्ट करते हुए जाने लगी। नंदिनी अम्मा जी के पास आती है और उन्हें बताने लगी, अम्मा जी क्या हो गया है कशिश को, वो बस्ती क्यों चली गई? अभिनव के रोकने के बावजूद भी मैंने भी रोका, लेकिन उसने अनसुना करके ऐसे चली गई जैसे शिवा को कोई जान से मारने वाला हो। अम्मा जी आग बबूला होकर अपने बेटे सुमेर की ओर देखते हुए बोलने लगीं, तुम्हारी खुद की औलाद संभाली नहीं जाती है, जाकर देखो से, कहीं वो उस नौकर के साथ भागी ना जाए। नाक कटाकर रख दिया है इस लड़की ने, पता नहीं क्या हीरे मोती जड़े हैं उस मैनेजर के बेटे में। मेरा मुंह क्या देख रहा है? अब मैं भी देखती हूँ वो क्या करता है, जब पुलिस उसे नहीं उसके बाप को घसीटते हुए ले जाती है। नंदिनी खुद पर ही गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगी, क्या कर दिया तूने बावली? अब शिवा नहीं, बेचारे उसके बाबा को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ देर में पुलिस हवेली के बाहर आ चुकी थी। वो सीधे सर्वेंट क्वार्टर में आती है और शिवा के बाबा को घसीटते हुए बाहर अम्मा जी के सामने लेकर आती है। वो सारा नज़ारा अभिनव के साथ साथ सारे लोग देख रहे थे। अम्मा जी की खौफ के वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अभिनव को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अम्मा जी के पास आकर कहने लगा, ये आप क्या कर रही हैं? इनके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? वो नंदिनी को गुस्से से बुलाते हुए कहने लगी, ये मेहमान हैं हमारे, इन्हें लेकर जाओ तुम। नंदिनी अभिनव से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप चलिए यहाँ से, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है काका के साथ उसे देखकर हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन अम्मा जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है कुछ भी। आप नहीं जानते हैं, अम्मा जी की कही एक एक बात पत्थर की लकीर जैसी होती है। आप यहाँ कशिश के लिए आए हैं और गेस्ट हैं हमारे, आप चलिए यहाँ से। नंदिनी अभिनव को लेकर गेस्ट रूम में आती है। गेस्ट रूम में आते ही अभिनव फिर से नंदिनी से पूछने लगा, अब क्या होगा? कशिश किसके लिए इतना पैनिक हो रही थी? कल रात भी वो मुझसे सॉरी कहलवाने आई थी कि मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को टक्कर मारी थी। कौन है उसका बेस्ट फ्रेंड? मुझे बताएं नंदिनी, आखिर मुझे भी तो उस लड़की के बारे में जानना जरूरी है जिससे मेरी शादी होने वाली है। पसंद करने लगा हूँ मैं उसे, पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई है। आप सुन रही हैं ना, बताइए मुझे। नंदिनी ना चाहते हुए भी वो शिवा के बारे में बताना शुरू करती है। शिवा का पूरा नाम शिवांशपुरी है, लेकिन सारे लोग उसे शिवा कहते हैं, सिवाय कशिश के। शिवा में तो कशिश की जान बसती है, वो तो कशिश के लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकता है, वो है ही ऐसा। अभिनव बचपन से ही दोनों पक्के दोस्त हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अम्मा जी के लिए ऊंच नीच जैसे दकियानूसी सोच अभी भी नहीं गई है। वो शिवा को एक नौकरी समझती हैं। उन्हें कशिश और शिवांश की दोस्ती से ऐतराज है, क्योंकि उनके लिए दोस्ती तो बराबर वालों में होती है और शिवांश की हैसियत एक नौकर की है और कशिश इस घर की बेटी है। इतने ऊंचे खानदान के लोगों में तो ये गलतफहमी तो शुरू से ही होती है कि उनके सामने गरीब लोगों की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कशिश तो अम्मा जी की एक बात नहीं मानती है। तभी अभिनव फिर से कहता है, उन दोनों के बीच इतनी दोस्ती है, क्या ये दोस्ती प्यार में नहीं बदली? शिवा की आंखों में जो कोई भी एक बार देख ले तो पल भर में उसके दर्द को महसूस कर सकता है। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलकता है। मुझे भी शक होता है कि कहीं शिवा कशिश से एक तरफा प्यार तो नहीं करता है ना। इधर बस्ती में शिवा अपने दोस्त जग्गू के साथ मस्ती कर रहा था, तभी कशिश उसे ढूंढते हुए बस्ती में आ गई थी। वो गणपत के पंडाल में जाकर देखती, लेकिन शिवा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आसपास के लोगों से शिवा के बारे में पूछ रही थी, तभी उसकी नज़र पंडाल के सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो उस बच्चे के पास आकर लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछने लगी, आप शिवा को जानते हो? वो कहाँ है, ये पता है आपको? वो बच्चा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी शिवा भैया तो अपने दोस्त जग्गू के साथ मस्त डांस कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ।
कशिश उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगी। तभी बस्ती के चौल में शिवा अपने दोस्त जग्गू और कुछ लड़कों के साथ मस्ती कर रहा था। वो बच्चा शिवा के पीछे खड़े होकर उसकी शर्ट को खींचते हुए बोला, शिवा भैया, ये दीदी आपसे मिलने आई हैं। शिवा देखता है कशिश है, जो बहुत ही टेंशन में दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए बोला, ये क्या, आज इतने बड़े गणपति उत्सव वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन किस लिए? कशिश, किसी ने कुछ कहा क्या? तू मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई, बताना। अच्छा, आ ही गई है तो मैं तुझे अपने चौल के गणपति के पंडाल को दिखाता हूँ, चल भी। वो उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने ही वाला होता है कि वो फपक कर रो पड़ती है। उसे रोते हुए देखकर शिवा उसके हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ लेकर आता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये क्या, अब तो बेवजह रोने लगी? हुआ क्या है कशिश? वो अम्मा जी ने तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस भेज रही है। तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने पापा के तिजोरी से 5 लाख रुपए चोरी किए हैं। वो चौंकते हुए बोला, मैंने और चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है कशिश, पैसे चोरी करना, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं अम्मा जी से कहूँगा मैंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अम्मा जी बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकती हैं, ये जानते हो ना तुम। तो फिर मैं चोरी का इल्ज़ाम अपने सा लगने दूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ तुम भी घर चलोगी? चलो अब। वो उसके ना कहने के बावजूद उसे कार में बैठाता है। तभी कशिश का मोबाइल बजने लगा। वो देखती है नंदिनी का कॉल आ रहा है। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो नंदिनी। कशिश, जल्दी से शिवा को लेकर आ जा, उसके बाबा को बेरहमों की तरह पीटा जा रहा है और पुलिस उन्हें अपने साथ अरेस्ट करके ले जा रही है। इतना सुनते ही कशिश के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। शिवा उसका मोबाइल उठाते हुए देते हुए बोला, क्या हो गया तुझे? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है तू? वो काका को पुलिस अरेस्ट करके ले गई शिवांश, तुम्हारे बाबा को। शिवा ना आओ देखता है ना ताओ। वो बस कार स्टार्ट करता है और हवेली की तरफ चल पड़ता है। तरुण नीचे आंगन में शिवा के पिता पर हो रहे जुल्म को देखकर वो डरते हुए अपने कमरे में आता है और गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड मैं पकड़ा नहीं गया, नहीं तो काका की जगह मैं होता। लेकिन अगर किसी को पता चला कि पैसे की चोरी मैंने की है तो क्या हाल होगा मेरा? अम्मा जी जान से मार डालेंगी मुझे। वो डरते हुए बचे हुए पैसों को अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखता है। पुलिस अम्मा जी की हवेली के आंगन में ही थी, जो शिवा के बाबा के साथ बदसलूकी कर रही थी। सुमेर और आरती की मिन्नतें करने के बाद भी वो कुछ सुनने को तैयारी नहीं थी। वो तो बस एक ही बात पर जिद कर रही थी कि जब शिवा का बाप कबूल ना कर ले कि उसने पैसे लिए हैं, तब तक वो उसे इसी तरह से मारते रहने को कह रही थी। तरुण अपने कमरे के बेड के नीचे पैसे छुपा ही रहा था कि कमरे में आई नंदिनी की नज़र उस पर जा पड़ी। वो उससे कोई चीज़ छुपाते हुए देख लेती है। शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और छिपा क्या रहे हो मुझसे? कुछ नहीं दी, मैं तो बस ये अपनी बुक को ले रहा था। मेरा दोस्त आया था ना, उसे वापस करना है। तरुण लड़खड़ाती जुबान से बोलने लगा। तभी डरते हुए उसके हाथ से पैसों की बंडल नीचे जमीन पर गिर गई। नंदिनी उन पैसों को देखकर उठाते हुए बोली, नोटों का बंडल? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए तरुण? वो हड़बड़ाते हुए, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैं नहीं जानता हूँ। सच सच बता तरुण, नहीं तो मैं जाकर अम्मा जी को बताती हूँ। जिस पैसे के लिए वो काका जी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, वो पैसे तो उनके ही घर के छोटे चिराग ने चुराए हैं। वो नोटों का बंडल लेकर जाने लगी तो तरुण उसके सामने हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ दी, ऐसा मत कीजिए, अम्मा जी मुझे मार डालेंगी। मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, मैंने ये पैसे क्यों लिए हैं। इसमें से मैंने ज़्यादा खर्च भी नहीं किए हैं। आप ही मुझे अम्मा जी के खौफ से बचा सकती हो। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, इस बार माफ़ कर दो अपने छोटे भाई को। वो डर के मारे रोने लगा। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उसे डांटते हुए बोली, देख मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करेगा तो शायद मैं अम्मा जी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोल करेगा? हाँ हाँ, आप जो कहेंगी मैं करूँगा, बस मुझे अम्मा जी से बचा लो। हवेली के बाहर शिवा कार रोकता है। कशिश कार से उतरकर शिवा के साथ अंदर आती है। वो गुंडों को इस तरह से काका को पीटते हुए देखकर चिल्लाते हुए बोली,
अम्मा जी, आपके अंदर रहम नाम की चीज है भी या नहीं? आप लोग छोड़ दीजिए काका को, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अम्मा जी के एक इशारे से वो गुंडे उन्हें मारना छोड़ देते हैं। शिवा अपने बाबा के पास आकर उनके चोट को देखते हुए रोने लगता है। कशिश गुस्से भरी नज़रों से पुलिस ऑफिसर को देखते हुए उनके पास आती है और भड़कते हुए कहने लगी, आपकी ड्यूटी है चोरी किए हुए पैसों के बारे में छानबीन करना, उसके बारे में पता करना, ये नहीं कि एक बुजुर्ग इंसान की बेबसी का फ़ायदा उठाकर उसे पीटते हुए देखना। छी, शर्म आती है मुझे आप जैसे पुलिस ऑफिसर को देखकर। आप भी अम्मा जी के इशारों पर नाचने वाले ही लगते हैं। तो सरकार आपको पैसे इसलिए देती है ताकि अम्मा जी के इशारों पर नाच सकें और अपनी ड्यूटी भूल जाएं। पुलिस ऑफिसर कुछ बोलने ही वाला होता है कि कशिश फिर से अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सही हूँ और आप गलत। अम्मा जी को मत देखिए, जाकर पैसों को ढूंढिए। तभी अम्मा जी गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए कशिश पर चिल्लाते हुए, पुलिस को अपना काम पता है। तेरे बाप ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और तू उसकी बेटी होकर मुझ पर ही रौब झाड़ती है। भूल गई तू मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, बल्कि ये सोचकर शर्म आती है मुझे। मैं ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ अमीर गरीब ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया जाता है। पापा आपसे आज तक ऊंची आवाज में क्यों नहीं बोल पाए? वो इसलिए कि वो आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं आपका। अम्मा जी, आप चाहे जैसे भी हैं, माँ है उनकी, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई बेवजह इल्जाम लगाकर किसी को इस तरह बेरहम होकर पीटे। कशिश शिवा के बाबा को सहारा देकर उठाती है। शिवा उन्हें अंदर ले जाने लगा। खिड़की से ये सारा नज़ारा अभिनव देख रहा होता है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, इसने तो पुलिस ऑफिसर की बोलती बंद कर दी। मानना पड़ेगा इसे। मुझे तो तुम्हारी जैसी ही लैब पार्टनर की तलाश थी और मेरी तलाश तुम पर ही पूरी हुई। सच में तुम बहुत ही अमेजिंग गर्ल हो मिस चौहान। शिवा अपने बाबा को ले जा ही रहा था कि नंदिनी सीढ़ियों से उतरते हुए उसे रोकते हुए बोली, रुक जा शिवा। शिवा उसकी ओर देखने लगा। वो अम्मा जी के पास आती है और उन्हें नोटों के बंडल देते हुए बोली, अम्मा जी, यही पैसे थे ना जिस वजह से काका पर झूठा इल्जाम लगा रही थी आप? पैसे चोरी नहीं हुए थे, बल्कि वो काका के रूम के बिस्तर के नीचे ही रखे हुए थे। आरती तरुण अपनी नज़रें झुकाए हुए नंदिनी के पास खड़ा था। जी, और सुमेर जी शिवा उसके बाबा को देखते हुए अपनी माँ से कहते हैं, अम्मा जी, किसी भी इंसान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसने वो काम किया भी है या नहीं। आपने तो बिना सोचे समझे इतने सालों की वफादारी को एक पल में ही भुला दिया। आज अगर शिवा के सर से उसकी माँ का साया नहीं है तो उसकी वजह हम ही हैं। उन्होंने मेरी बेटी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। इतनी जल्दी भूल गई आप वो एक्सीडेंट जिसकी जिम्मेदार सिर्फ आप थीं। और मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने कहा है। वही वजह है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। आरती जी और सुमेर दोनों शिवा और शिवा के बाबा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अम्मा जी की बोलती बंद हो गई थी। वो पुलिस को जाने के लिए कहकर हवेली के अंदर चली गईं। कशिश नंदिनी की ओर देखते हुए बोली, थैंक यू नंदिनी, आज तेरी वजह से काका पर जो झूठा इल्जाम लगा था वो मिट गया। ये क्या, तो क्या शिवा ही तेरा बेस्ट फ्रेंड है? मत भूल कि वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने जो कुछ भी किया इस फैमिली की भलाई के लिए। शिवा काका को कमरे में ले जाओ। तभी सुमेर डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं। कशिश और शिवा दोनों मिलकर सर्वेंट क्वार्टर में उन्हें लेकर आते हैं। शिवा अपने बाबा को बिस्तर पर बैठाते हुए उनके जख्मों को देखने लगा। कशिश नीचे फर्श पर बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहने लगी, काका आप मुझे माफ तो कर देंगे ना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। हमारी दोस्ती है। अम्मा जी को मेरी और शिवा की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहती ही नहीं है कि हम दोनों साथ रहें। ठीक ही तो कहती हैं अम्मा जी, हम गरीब लोग हैं बेटा, और तुम अम्मा जी की पोती। हमारी और तुम्हारी कैसी बराबरी? कशिश उनकी बातों को सुनकर उन्हें समझाते हुए कहती है, ये गरीब और अमीर क्या होता है काका, और दोस्ती तो इन सब बातों को नहीं मानती है। अगर मानती तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती दुनिया में मिसाल देने वाला कोई नहीं होता। कहाँ भगवान कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा, उनके बीच ये अमीर और गरीब जैसा ऊंच नीच तो नहीं माना गया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि शिवांश मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तभी डॉक्टर को लेकर सुमेर सर्वेंट क्वार्टर में आ जाते हैं।
डॉक्टर उनके जख्मों को देखकर दवाई और पट्टी करते हैं। दवाई देकर वो सुमेर जी के साथ चले गए। कशिश शिवा की ओर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। कुछ कहना है ना तुझे? अच्छा बोल, क्या कहना है तुझे? कशिश, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज तुम और नंदिनी नहीं होते तो क्या बहुत बड़ा एहसान किया है मैंने। तुझे क्या लगता है शिवा ये तुम्हारे बाबा हैं, मेरे कुछ नहीं। काका कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनसे मेरा कोई नाता नहीं है। ये मेरे काका हैं और तू मेरा दोस्त है, जिस पर तो मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ और जानती भी हूँ कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन तू तो चली जाएगी ना? उसकी उदास भरी नज़रों को देखकर कशिश हल्की सी मुस्कान लिए बोली, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं आज भी तेरी दोस्त हूँ और कल भी रहूँगी। लेकिन अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तब भी तेरे आने का इंतजार करूंगी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक अपनी दोस्ती निभाऊंगी। अच्छा, अब चलती हूँ, काका का ख्याल रखना। और हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ बस्ती जाऊंगी पंडाल देखने। इस बार मना किया था ना, तो देखना तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। वो मुस्कुराते हुए चली गई। शिवा उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसके बाबा उसे देखते हुए बोले, शिवा मेरी बात मानेगा? हाँ बाबा, आप बोलिए तो। मत कर इतना प्यार उससे, दर्द तुझे ही होगा। इस तकलीफ को झेल नहीं पाएगा तू। कशिश जितनी मासूम और प्यारी है, उसे देखकर तो किसी का भी गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। सब कुछ भूलकर तुझे एक नई शुरुआत करना होगा। अपने सपने पूरे कर, क्योंकि लोग सीरत से ज़्यादा इंसान की हैसियत और औकात देखते हैं। मत भूल कि आज जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। शिवा उनकी बातें सुनकर सोचने लगा। इधर हॉल में अम्मा जी मिस्टर जिंदल से बात करने लगीं। वो कशिश और अभिनव की शादी 3 दिनों के अंदर कराना चाहती थीं। हॉल में बैठे हुए सारे लोग उनकी और मिस्टर जिंदल की हो रही बातों से हैरान थे। अभिनव तो इतना खुश था कि वो अभी कशिश को देखे और गले लगा ले। आखिर जिसे उसने पसंद किया उससे उसकी शादी सिर्फ 3 दिनों के अंदर होने वाली है। कशिश अम्मा जी की बातों को सुनकर सामने खड़े होकर उन्हें देखने लगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।